नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। केंद्र सरकार ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक नाम से 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 पेश किया। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए ई कॉमर्स का लाभ उठाया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार उच्च रक्तचाप पर बेहतर नियंत्रण से भारत में 2040 तक 4.6 मिलियन लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने एम्ब्रेसिंग अ वन हेल्थ फ्रेमवर्क टू फाइट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों के लिए 3 परिवर्तनकारी पहलों की शुरुआत की और भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करना दीर्घावधि में राज्यों की वित्तीय स्थिति को अस्थिर कर सकता है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक नाम से 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 पेश किया। 27 साल से लंबित जो विधेयक था महिला आरक्षण बिल का, वो विधेयक आखिरकार नई संसद में पेश हुआ। आप सब लोग जानते ही हैं कि महिला आरक्षण का मुद्दा 27 साल से कई सरकारें आईं और कई सरकारें गईं, लेकिन हमेशा बना रहा और कभी भी पारित नहीं हो पाया। तो इस बार सरकार ने इसे लोकसभा में पेश किया है। इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई, उसके बाद इसे लोकसभा में पेश किया गया। तो आइए चर्चा करते हैं इस महत्वपूर्ण खबर की। महिला आरक्षण की दिशा में इससे पहले इस तरह का आखिरी प्रयास 2010 में किया गया था। तब राज्यसभा ने इस तरह का एक विधेयक पारित किया था। महिला आरक्षण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं का बहुत कम प्रतिनिधित्व है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो संसद में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कुल सदस्यों के 15% से भी कम है। वहीं मिजोरम और नागालैंड में एक भी महिला विधायक नहीं है। अब जो नया विधेयक पेश किया गया है उसके मुताबिक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें यानी 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी और इसके तहत ये प्रावधान किए जाएंगे कि लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान के लिए संविधान में अनुच्छेद 330A जोड़ा जाएगा। राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान के लिए अनुच्छेद 332A जोड़ा जाएगा। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 239A में संशोधन किया जाएगा। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में भी महिला आरक्षण का उपबंध किया जाएगा। आरक्षण की अवधि आरक्षण कानून के लागू होने से 15 वर्षों तक जारी रहेगी, लेकिन संसद इसे आगे बढ़ा भी सकती है। आरक्षण को लागू करने की अगर हम बात करें तो ये आरक्षण इस विधेयक के पारित होने के बाद जो पहली जनगणना आयोजित होगी उसके बाद परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लागू होगी। सीट का रोटेशन, आरक्षित सीटों का रोटेशन प्रत्येक आगामी परिसीमन के बाद किया जाएगा। अब इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये है कि इस विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन में सदन के कुल सदस्यों के बहुमत और सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। इस विधेयक को कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी, तब जाकर के संविधान में संशोधन किया जा सकेगा और नए अनुच्छेद जोड़े जा सकेंगे। और आइए बात करते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए ई कॉमर्स का लाभ उठाया जाएगा। इंडिया काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन ICRIER ने MSMEs पर अपना वार्षिक सर्वेक्षण जारी किया। इस सर्वेक्षण ने MSMEs के विकास के लिए ई कॉमर्स का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित किया है। ICRIER की स्थापना 1981 में की गई थी। ये भारत के मुख्य आर्थिक थिंक टैंक में से एक है। इसका मुख्य कार्य बाहरी आर्थिक आघातों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सरकार को नीतिगत सलाह देना है। भारत में अगर हम MSMEs की बात करें तो उद्यम पोर्टल पर लगभग 19.3 मिलियन MSMEs पंजीकृत हैं। इन MSMEs में 131.04 मिलियन लोगों को रोजगार मिला हुआ है। कुल पंजीकृत MSMEs में से लगभग 96.2% को सूक्ष्म, 3.4% को लघु और 0.4% को मध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उद्यम पोर्टल MSMEs को स्थायी पंजीकरण एवं मूल पहचान संख्या प्रदान करता है।
आपको बता दें कि 27% MSMEs विनिर्माण क्षेत्र में हैं और 73% सेवा क्षेत्र में हैं। ई कॉमर्स साइट्स के साथ MSMEs के एकीकृत होने में कई चुनौतियां हैं, जैसे कि इस बारे में ज्ञान और डिजिटल साक्षरता की कमी है, डिजिटल अवसंरचना का अभाव है और MSMEs के पास कुशल श्रमिकों की संख्या बहुत कम है। MSMEs को ई कॉमर्स में एकीकृत करने का काफी महत्व है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत होने के बाद MSMEs ने उत्पादों की बिक्री में वृद्धि दर्ज की है। एकीकृत MSMEs ने उच्च टर्नओवर और लाभ दर्ज किया है। ई कॉमर्स से जुड़े MSMEs में स्थायी कर्मचारियों की संख्या ज्यादा होती है। इसका वर्गीकरण ऐसे किया जाता है: विनिर्माण उद्यम एवं सेवाएं प्रदान करने वाले उद्यमों के तौर पर। सूक्ष्म उद्यम वो कहे जाएंगे जो प्लांट और मशीनरी या उपकरण में निवेश करते हैं और जिसमें कि 1 करोड़ से ज्यादा का निवेश नहीं हुआ है। वहीं वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है। लघु उद्यमों की श्रेणी में उन्हें रखा जाएगा जहां प्लांट और मशीनरी या उपकरण में निवेश 10 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है और वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है। वहीं मध्यम उद्यम की बात करें तो प्लांट और मशीनरी या फिर उपकरण में निवेश 50 करोड़ रुपए से अधिक ना हो, वार्षिक टर्नओवर 250 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं हो। और आइए अब बात करते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र की। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक उच्च रक्तचाप पर बेहतर नियंत्रण से भारत में 2040 तक 4.6 मिलियन लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। ये WHO की उच्च रक्तचाप वाली पहली रिपोर्ट है। इसे ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन द रेस अगेंस्ट अ साइलेंट किलर शीर्षक से जारी किया गया है। उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन सामान्य से ज्यादा रक्तदाब की स्थिति को उच्च रक्तचाप कहा जाता है। इसे डायस्टोलिक और सिस्टोलिक रक्तदाब स्तर के आधार पर मापा जाता है। सिस्टोलिक रक्तदाब दिल की धड़कन के समय धमनियों पर पड़ने वाले दबाव का माप है। वहीं डायस्टोलिक रक्तदाब 2 धड़कनों के बीच में धमनियों पर दबाव का माप होता है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि विश्व स्तर पर महिलाओं में 32% की तुलना में 34% पुरुषों में उच्च रक्तचाप की स्थिति ज्यादा पाई जाती है। भारत में 31% आबादी उच्च रक्तचाप की समस्या से ग्रस्त है। उच्च रक्तचाप से ग्रस्त केवल 37% भारतीय ही इसकी जांच करवा पाते हैं और केवल 30% को ही उपचार मिल पाता है। उच्च सिस्टोलिक रक्तदाब के कारण हृदय रोग से होने वाली मौतें पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा देखी जाती हैं। उच्च रक्तचाप के लिए उत्तरदायी कारक हैं ज्यादा नमक का सेवन, तंबाकू का सेवन, मोटापा, शराब का सेवन और शारीरिक व्यायाम नहीं करना। भारत द्वारा इस संबंध में कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल IHCI। ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्य सरकारों, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और WHO इंडिया द्वारा शुरू की गई सहयोगात्मक पहल है। इसका उद्देश्य प्रमाणिक उपचार प्रोटोकॉल, नियमित दवा आपूर्ति, रोगी केंद्रित देखभाल, कार्य साझा करना और डिजिटल सूचना प्रणाली का उपयोग करके उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करना है। अगली खबर भी स्वास्थ्य से संबंधित है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने एम्ब्रेसिंग अ वन हेल्थ फ्रेमवर्क टू फाइट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी AMR शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये रोकथाम योग्य वैश्विक लोक स्वास्थ्य संबंधी खतरा है। भारत में 2035 तक AMR के 40% से ज्यादा तक हो जाने का अनुमान है। AMR के कारण 2050 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक रूप से 3.8% तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। मानव और पशु स्वास्थ्य में रोगाणुरोधियों का दुरुपयोग AMR के विस्तार के लिए उत्तरदायी मुख्य कारकों में से एक है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा या फिर अपने घरों में भी देखा होगा कि लोग कई बार बिना मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के कंसल्ट के दवाइयाँ खाते हैं, एंटी माइक्रोबियल दवाइयाँ अपने आप से ले लेते हैं। इसकी वजह से प्रभाव ये होता है कि अगली बार जब भी वो इस तरह से संक्रमित होते हैं तो उनको उससे ज्यादा डोज की जरूरत होती है, क्योंकि उनकी बॉडी जो है रेजिस्ट करना बंद कर देती है। वन हेल्थ फ्रेमवर्क के अनुरूप किया गया निवेश AMR के हानिकारक प्रभावों को सीमित करने के लिए एक लागत प्रभावी साधन प्रदान करता है। वन हेल्थ एक एकीकृत दृष्टिकोण है। इसके अंतर्गत मानव और पशु स्वास्थ्य, कृषि, खाद्य प्रणालियों तथा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा दिया जाता है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो जब जीवाणु, वायरस, कवक और परजीवी समय के साथ अपने अंदर इस तरह के बदलाव कर लेते हैं कि उन पर रोगाणुरोधी दवाइयों का कोई असर नहीं होता है, तब इस स्थिति को हम AMR कहते हैं, यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। इस दवा प्रतिरोध के परिणाम स्वरूप संक्रमण फैलता रहता है और रोग का इलाज करना कठिन हो जाता है। रोगाणुरोधी प्रतिरोध विकसित करने वाले सूक्ष्म जीवों को सुपर बग कहा जाता है और इसीलिए भारत में AMR से निपटने के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं।
जैसे कि केंद्र सरकार ने 2017 में वन हेल्थ दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करते हुए AMR की रोकथाम पर एक राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत की थी। वहीं AMR पर गुणवत्तापूर्ण डेटा सृजित करने के लिए राज्य मेडिकल कॉलेज प्रयोगशालाओं का राष्ट्रीय AMR निगरानी नेटवर्क विकसित किया गया है, जिसे नार्स नेट के नाम से जाना जाता है। और वैश्विक स्तर पर वर्ष 2015 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने AMR पर एक वैश्विक कार्य योजना का समर्थन किया था। और आइए अब बात करते हैं अगली खबर की। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों के लिए 3 परिवर्तनकारी पहलों की शुरुआत की है। इन पहलों का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, डेटा उपयोग को अनुकूलित करना और देश भर में किसानों के जीवन में सुधार लाना है। इन पहलों में शामिल है किसान क्रेडिट कार्ड घर घर अभियान, जिसके तहत ऐसे लगभग 1.5 करोड़ लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो अभी तक KCC योजना से नहीं जुड़े हैं। KCC योजना का उद्देश्य पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़े किसानों सहित सभी किसानों को समय पर ऋण सहायता प्रदान करना है। इस योजना का लाभ फसल उगाने में आने वाले व्यय, फसल कटाई के बाद के खर्च और किसान की घरेलू उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उठाया जा सकता है। दूसरा है किसान ऋण पोर्टल। ये व्यापक किसान डेटा, ऋण वितरण की जानकारी, संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत ब्याज अनुदान दावों आदि के लिए एक समर्पित पोर्टल है। संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत रियायती ब्याज दरों पर 3 लाख रुपए तक का अल्पावधि कृषि ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना में किसानों को 2% की ब्याज छूट और 3% का शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन भी दिया जाता है, यानी कि वो अगर जल्दी भुगतान कर देंगे तो उन्हें 3% की छूट और दे दी जाएगी। इसके अलावा मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम मैनुअल भी लाया गया है, जिसे विंड्स के नाम से जाना जाएगा। इस पहल का उद्देश्य तालुक या ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरों पर स्वचालित मौसम स्टेशनों तथा वर्षा मापकों का एक नेटवर्क स्थापित करना है। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना जैसी फसल बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन में मदद करेगा। और अगली खबर भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करना लंबे समय में राज्यों की वित्तीय स्थिति को अस्थिर बना सकता है। इसमें ये कहा गया है कि OPS यानी कि ओल्ड पेंशन योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने के कारण राज्यों के पेंशन व्यय में होने वाली कमी केवल अल्पकालिक है। दीर्घकाल में OPS के चलते पेंशन दायित्वों में व्यापक वृद्धि होगी। साथ ही 2030 के दशक तक बहुत से राज्यों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन बोझ नई पेंशन योजना की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम को अपनाने से अनुमानित वास्तविक पेंशन बोझ NPS के तहत पेंशन व्यय का लगभग 4.5 गुना हो जाएगा। वहीं 2060 तक राज्यों के लिए अतिरिक्त OPS बोझ बढ़कर सालाना सकल घरेलू उत्पाद का 0.9% हो जाएगा। ऐसे समय में जब ज्यादातर देश परिभाषित अंशदान योजनाओं को अपना रहे हैं, राज्यों द्वारा OPS पर वापस लौटना वित्तीय रूप से असंधारणीय होगा। अब OPS और NPS के बीच में अगर हम अंतर देखें तो ओल्ड पेंशन योजना एक परिभाषित लाभ योजना है। इसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को निश्चित मासिक पेंशन प्राप्त होती है। ये उनके द्वारा अंतिम आहरित वेतन का 50% होती है। वहीं NPS की अगर हम बात करें तो NPS एक परिभाषित अंशदान योजना है। इसके तहत कर्मचारियों का मासिक योगदान मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% होता है। इसमें सरकार से भी समान योगदान शामिल है। ओल्ड पेंशन योजना से होने वाली आय को कराधान से छूट प्रदान की गई है, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नियोक्ता अंशदान की दर नई पेंशन योजना में 14% है। ओल्ड पेंशन स्कीम सेवानिवृत्त हो चुके सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है, जबकि NPS के तहत निकासी करने पर पेंशन निधि का 60% कर मुक्त होता है, जबकि शेष कर योग्य होती है और वार्षिक एन्युटी में निवेशित होती है। NPS स्कीम 18 से 65 वर्ष आयु के बीच के सभी भारतीय नागरिकों के लिए है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट्स, ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस का मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य मानवाधिकारों का प्रचार प्रसार और संरक्षण करना है। वर्ष 2016 में इसका नाम बदलकर गनहरी कर दिया गया था। इसमें एक महासभा और ब्यूरो शामिल हैं। ब्यूरो में 16 सदस्यों की एक कार्यकारी समिति शामिल है। गनहरी के अभी 120 सदस्य हैं, जिसमें 88 A स्टेट्स से हैं और 32 B स्टेट्स वाले राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन हैं। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग A स्टेटस मान्यता वाला सदस्य है। मानवाधिकार आयोग का कार्य है राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों को पेरिस सिद्धांतों की आवश्यकताओं को पूरा करने के आधार पर A स्टेटस यानी कि पूर्ण अनुपालन वाले देश
और बी स्टेटस यानी आंशिक अनुपालन वाले देश के रूप में मान्यता देता है। ये मानवाधिकारों में सुधार के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगों के क्षमता निर्माण और अलग अलग विषयगत क्षेत्रों में उन्हें सहायता भी प्रदान करता है। अगला टॉपिक है फाइव आइज अलायंस। ये संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खुफिया जानकारी साझा करने वाली एक व्यवस्था है। इस साझेदारी के तहत इन 5 देशों की खुफिया एजेंसियां आपस में सिग्नल, सैन्य और मानव खुफिया जानकारी साझा करती हैं। भारत कनाडा संबंध। आजकल आप लोग देख ही रहे हैं कि भारत और कनाडा के बीच में जो संबंध हैं थोड़े से कटु हो गए हैं। तो आइए जानते हैं कि इसका क्या प्रभाव हो सकता है और ये क्यों कटु हुए हैं। वर्तमान में भारत कनाडा संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसी आशंका है कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश जैसे आर्थिक मामले प्रभावित हो सकते हैं। संबंधों में गिरावट की वजह से दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी सेपा पर वार्ता रुक गई है। इसका कनाडा में रहने वाले प्रवासी भारतीयों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। दरअसल कनाडा को खालिस्तानियों का सेफ प्लेस कहने की वजह से इंडिया ने कहीं न कहीं उनके राजनयिकों के खिलाफ कार्रवाई की और ये बात कनाडा को नागवार गुजरी और यही रीजन है कि कनाडा ने भी प्रति उत्तर में जवाबी कार्रवाई में बहुत सारी ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। अगला टॉपिक है नागोर्नो काराबाख। अजरबैजान के नागोर्नो काराबाख में आर्मेनियाई सेना के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू कर दिया गया है। नागोर्नो काराबाख को आर्मेनियाई लोग अर्थसख के नाम से संबोधित करते हैं। ये दक्षिण कॉकेशस में एक भू आबद्ध पहाड़ी क्षेत्र है। 1917 में रूसी साम्राज्य के पतन के बाद अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों ने इस क्षेत्र पर दावा किया था। तब से ये क्षेत्र दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बना हुआ है। इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल समृद्ध अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन इसके ज्यादातर निवासी आर्मेनियाई निर्जातीय समूह के हैं। अगला टॉपिक है सतत विकास लक्ष्य शिखर सम्मेलन 2023। हाल ही में एसडीजी शिखर सम्मेलन का समापन हुआ। इस सम्मेलन में एक राजनीतिक घोषणा पत्र जारी किया गया। इस घोषणा पत्र में 2030 तक एक सतत और समावेशी विश्व बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। इस सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक अध्यक्ष ने उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच के रूप में आयोजित किया था। इस सम्मेलन के मुख्य परिणामों के तहत सतत विकास के लिए वित्तीय प्रवाह के कुशल उपयोग पर अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा को दोहराया गया। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में व्यापक बदलाव के लिए सभी देशों के समर्थन की मांग की गई। इस सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति को दिखाना भी था। सम्मेलन के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर सेंडाई फ्रेमवर्क के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए फिर से प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। अगला टॉपिक है कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट। सीपीएफ ने जॉइंट कॉल टू एक्शन फॉर फॉरेस्ट टुवर्ड्स 2030 लॉन्च किया है। कोलैबोरेटिव पार्टनर्स ऑन फॉरेस्ट की उत्पत्ति संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के एक प्रस्ताव पर 2001 में की गई। ये वनों पर एक स्वैच्छिक अंतर एजेंसी साझेदारी है। इसका मिशन वन क्षेत्रों के बाहर सभी प्रकार के वनों और वृक्षों के सतत विकास एजेंडा 2030 में योगदान को बढ़ाने में मदद करना है। इसका काम यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट को उसके कार्यों में सहायता देना है। यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट को वैज्ञानिक और तकनीकी सलाह प्रदान करना है। इसके अलावा इसमें वनों से संबंधित पर्याप्त कार्यक्रम चलाने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संस्थान और सचिवालय शामिल हैं। अगला टॉपिक है ग्रीन नजेस। ग्रीन नजेस लोगों में संधारणीय और पर्यावरण अनुकूल व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए सकारात्मक और नम्र अनुनय है, यानी परसुएशन है। इसका लाभ ये होगा कि ये लागत प्रभावी होगा। इससे जागरूकता बढ़ाने में बेहतर कार्य करने में मदद मिलेगी। साथ ही दीर्घकालिक सतत परिवर्तन लाने में भी सहायता मिलेगी। अगला टॉपिक है अनआइडेंटिफाइड अनोमलस फिनोमेना यूएपी। नासा द्वारा आमंत्रित विशेषज्ञों के एक पैनल ने यूएपी या अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की उत्पत्ति पर अधिक डेटा जारी करने और गहन जांच की मांग की है। पैनल ने इस बात को भी रेखांकित किया है कि यूएपी का अध्ययन खराब डेटा संग्रह और एक जैसे मानकों की कमी के कारण बाधित होता है। यूएपी कुछ ऐसी घटना या ऑब्जेक्ट होता है जिसे न तो विमान माना जा सकता है और न ही वैज्ञानिक दृष्टि से कोई ज्ञात प्राकृतिक घटना।
अगला टॉपिक है पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व को 8 दिनों तक श्वेतांबर जैन और 10 दिनों तक दिगंबर जैन मनाते हैं। दिगंबर जैन इसे 10 लक्षण पर्व भी कहते हैं। इस पर्व को दैनिक उपवास, पाप स्वीकारोक्ति और अंतर्ध्यान की अवधि के रूप में मनाया जाता है। संवत्सरी पर्युषण पर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन जैन समुदाय सभी जीवित प्राणियों के साथ जानबूझकर या अनजाने में उनके द्वारा किए गए पापों और दोषों के लिए उनसे क्षमा मांगते हैं। अनंत चतुर्दशी पर्युषण पर्व का 10वां दिन होता है। ये दिन वासु पूज्य यानी 12वें तीर्थंकर द्वारा निर्वाण प्राप्त करने के रूप में मनाया जाता है। और आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। यूक्रेन, यहाँ की राजधानी कीव है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक कोस्तियंतिनिवका शहर में जो मिसाइल विस्फोट हुआ था उसे रूस से नहीं बल्कि यूक्रेन से ही दागा गया था। ये मिसाइल कथित रूप से दिशाहीन हो गई थी। ये शहर पूर्वी यूक्रेन में क्रीवी टोरेट्स नदी के तट पर स्थित है। यूक्रेन को ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप यानी कि यूरोप के अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। इसकी सीमाएं बेलारूस, रूस, आजोव सागर, काला सागर, मोल्डोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड से लगती हैं। यूक्रेन की प्रमुख नदियां हैं डैन्यूब और नीपर और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट होवरला। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।